क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, एक ऐसा मौजू जो हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है और जिसकी डिस्कशन को अवॉइड भी किया जाता है, जो कि अब एक कहते हैं कि ना मुआशरे का एक हिस्सा बनता जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं हमें बहुत बर्बादी की तरफ भी लेकर जा रहा है। इस हवाले से बात करते हैं कि ये कौन सा मौजू है और इस मौजू के ऊपर हमें क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, इस पर केसेस क्या पेश आ रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे जहांगीर खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जहांगीर साहब, मौजू जैसा आप और मैं जानते हैं, मैं चाहूँगी आप व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए कि ये क्या मौजू है और इसके ऊपर केसेस किस किस्म के सामने आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस मौजू पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये मौजू जो है गुनाह कबीरा है। बिल्कुल। और सख्त अजाब की वईद सुनाई गई है ऐसा करने वालों पर, इस अमल को करने वालों पर। और इसके जो नताइज हैं वो भी बड़े खौफनाक सामने आ रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हम जिन्स परस्ती के बारे में, और इससे रिलेटेड जो केसेस स्पेशली लाहौर में रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं, हुए हैं, हाँ। उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हम जिन्स परस्ती की अगर बात की जाए तो मैं ये कहूँगा कि बाकायदा तौर पे एक एजेंडे के तहत प्रोपेगेंडा करके इसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ फॉर्म्स पर, मुख्तलिफ साइट्स पर, मुख्तलिफ जो ऐप्स हैं उनके ज़रिए, जो मुख्तलिफ एड्स हैं उनके ज़रिए, मूवीज़ के ज़रिए इनको कहीं ना कहीं इस गुनाह को प्रमोट करने की और एक माइंड मेकिंग की कोशिश की जा रही है। हम बहुत सी मूवीज़ में भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक करैक्टर ऐसा दिखाया जाता है जो कि हम जिन्स परस्त होता है, और उस करैक्टर के साथ ऐसा मैसेज कन्वे किया जाता है कि लोगों को ये बात, ये गुनाह जो है एक आम चीज़ लगने लग जाए और लोग इसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाए। हत्ता कि जो लोग इससे मुलव्विस हैं उन पर आप तरस खाने लग जाते हैं, रहम करने ऐसे इस तरह से इसको प्रोपोगेट किया जा रहा है। हम केसेस की बात करें तो सबसे पहले जो हालिया केसेस में से केस रिपोर्ट हुआ वो लाहौर के इलाके शाहदरा में रिपोर्ट हुआ। अच्छा। चंद माह पहले एक 14 साल के लड़के के कत्ल की वारदात रिपोर्ट हुई, जो कि एक आइसक्रीम पार्लर पर मुलाजिम था। आज के तमाम केसेस में हम जो विक्टिम्स हैं, जो मकतूलीन हैं या जो मुलजिम हैं, उनकी आइडेंटिटी शो नहीं करेंगे क्योंकि वो तो या तो मारे गए या पकड़े गए, लेकिन उनके साथ जो फैमिलीज अटैच हैं उनका कोई कसूर नहीं। वो तो ना इस गुनाह में मुलव्विस थे और ना ही इसके नतीजे में होने वाले जुर्म का हिस्सा रहे हैं। तो आइसक्रीम पार्लर पर के एक मुलाजिम को, जिसकी उम्र 13 या 14 साल है, उस लड़के को बड़ी बेदर्दी से ब्रूटली कत्ल किया गया, गला काट कर। और ये वारदात उस आइसक्रीम पार्लर के मालिक के घर में हुई, जिस वक्त उसके घर में कोई और बंदा, कोई और शख्स नहीं था। तो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा ये चैलेंज था कि इस बच्चे के कत्ल को किस तरह से ट्रेस किया जाए। मालिकान तो घर पर मौजूद नहीं, बच्चे की डेड बॉडी घर में है, हाथ बंधे हुए हैं और गला काट कर उसको कत्ल किया गया है। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश का सिलसिला जो शुरू हुआ वो उस पार्लर से, उस शॉप से शुरू हुआ जहाँ पर वो लड़का मुलाजमत करता था। वहाँ से क्लोज सर्किट फुटेजेस इकट्ठी की गई और चेन करके देखा गया कि ये लड़का कहाँ जाता है। तो वो लड़का मालिक के घर तक जाता हुआ दिखाई दिया, और फिर उस घर से इस लड़के के दाखिल होने के बाद निकल कर कौन जाता है। जब ये देखा गया तो पुलिस को भी हैरानगी हुई कि उस मालिक का बेटा जो है वो उस घर से निकला है, और जब शोर मचा के वो लड़का लापता है तो लोगों ने ढूंढते ढूंढते मालिक के घर का रुख किया तो दरवाज़ा लगा हुआ था, और अंदर दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर गए तो उस बच्चे को बड़ी बेदर्दी से उसके हाथ पांव बांध कर कत्ल किया गया था। नहीं, मैं एक चीज़ में कंफ्यूज्ड हूँ कि जब ये बच्चा वहाँ पर जाता था तो आइसक्रीम पार्लर जिनका था, यानी जिनका बेटा था, ये बेटा और वो बच्चा क्या हमजिन्स परस्ती में मुलव्विस थे या बेटे ने मर्डर किया? इसी तरफ आना चाह रहा हूँ कि इसको जब पुलिस ने मजीद इंटेरोगेट किया और उस लड़के को हिरासत में लिया जो कि मालिक का बेटा था, तो उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया कि इस 13-14 साल के लड़के को उसी ने कत्ल किया है। और मैं बड़ा हैरान हूँ उस मुलजिम का, जब मैंने खुद इंटरव्यू किया, उससे बात की, तो उसके तासुरात बड़े अजीब किस्म के थे। यानी वो एक नॉर्मल शख्स नहीं लग रहा था, गो के उसकी अपनी उम्र 18-19 साल थी। अच्छा। उस 18-19 साल के लड़के ने इस 13-14 साल के लड़के को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था। और तफ्तीश के दौरान और इंटरव्यू के दौरान उसने ये कहा कि मुझे जेलसी फील होती थी जब ये बच्चा या लड़का जो है दूसरे लड़कों के साथ गुफ्तगू करता था, बातचीत करता था, तो मेरे अंदर एक गुस्सा, एग्रेशन आ जाता था और मैं इसको मना करता था कि तुम दूसरे लड़कों के साथ मत खेला करो, उनके साथ मत जाया करो, तुम सिर्फ मेरे साथ ही रहो, तुम सिर्फ मेरे पास ही रहो और मैं तुमसे अलग ना हूँ।
अब इस केस की जो मज़ीद इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम हुआ कि जो मुलजिम है, जो कातिल है, वो हम जिन्स परस्त है और वो इस लड़के को कहीं ना कहीं अपनी तरफ मायल रखना चाहता था और इसी के एग्रेशन में और गुस्से में उसने इसका बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। और जब उसका इंटरव्यू कर रहे थे तो वो ये सारी बात कि मैं इसको रोकता था कि दूसरे लड़कों के साथ, दूसरे लोगों के साथ मत उठा बैठा करो, वीडियो गेम्स की शॉप्स में मत जाया करो, वहाँ पर दूसरे लड़के होते हैं, तब भी वो रो रहा था। और जब उसने इसके कत्ल करने का सारा वाकया बयान किया कि किस तरह से इस लड़के को उसने अपने घर बुलाया, घर बुलाकर इसको चकमा दे के इसके हाथ पांव बांधे और फिर इस पर वार किए, और ये बताते हुए भी वो रो रहा था ज़ारों की तार। लेकिन उसके जो आंसू थे वो, अब एक कातिल, उसके आंसुओं को तो मगरमच्छ के आंसू ही कहा जाएगा कि जब वो पकड़ा गया तो फिर उसने आंसू बहाना शुरू कर दिए। लेकिन जो जिस अंदाज में वो ये सारा क्राइम सीन, अपनी सारी वारदात बयान कर रहा था, वो बहुत अजीब था। वो एक आम नॉर्मल शख्स का उस वक्त वो बॉडी लैंग्वेज या वो फेस एक्सप्रेशंस या वो जेस्चर्स एक आम शख्स के नहीं हो सकते। तो जो ज़हनी बीमार, उसको मैं नहीं, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन वो हम जिन्स परस्त जरूर था। इसकी जो तायीद है वो इन्वेस्टिगेटर जो थे इस केस के, उन्होंने भी की कि ये लड़का जो है, जो कि कातिल है, उस लड़के के साथ ताल्लुक इस्तवार करना चाहता था, उसके साथ कहीं ना कहीं अटैचमेंट रखना चाहता था। और इनफैक्ट उन्होंने तो बड़े अजीब और भी बातें बताई इनके हवाले से, इनके शफात किए। तो उसके कत्ल के एतराफ़ के बाद ये क्लियर हो गया कि ये वाकया भी हम जिन्स परस्ती के नतीजे में पेश आने वाला भयानक जुर्म है, जो कि एक गुनाह कबीरा को सरजद करने के नतीजे में आगे उसका नतीजे की सूरत में ये सामने आया है कि एक जो लड़का है उसको कत्ल कर दिया गया। और ये मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है कि ये वाकया भी, यानी इससे पहले भी ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते रहे हैं। अब हम दूसरे वाकये की तरफ आते हैं जो इससे चंद साल पहले रिपोर्ट हुआ, और मैंने ही वो उसकी इन्वेस्टिगेशन की खबर बनाई, उसकी इन्वेस्टिगेशन को देखा, बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया। दूसरा वाकया जो है वो लिटन रोड थाना की हदूद में पेश आया था चंद साल पहले। उसमें भी ये था कि दो दोस्त थे, बड़े गहरे दोस्त, इतने गहरे दोस्त कि एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते थे। उनका उठना बैठना, मिलना जुलना, आपस में बर्ताव, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना मिसाली दोस्ती समझा जाता था। लेकिन उनमें से एक जो है वो कत्ल हो गया। अच्छा, कत्ल हो गया, ठीक है। दूसरा कातिल निकला। जब कातिल से पूछगछ की गई तो कातिल ने बताया कि मैं एक्टिव हूं और ये पैसिव है। टर्म्स में अगर बात की जाए तो मैं एक्टिव हूं, ये पैसिव है। हम उसको मजीद, मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता अखलाकियात को मलहूज़ खातिर रखते हुए। तो जब मेरी शादी के दिन करीब आए तो मैंने इसे कहा कि अब मेरी शादी होने वाली है, अब मैं तुम्हारे साथ मजीद ताल्लुक नहीं रख सकता, मिलना नहीं चाहता, और ना ही इस अमल को बार बार दोहराना चाहता हूँ। उस वक्त उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं अब ये गुनाह दोबारा नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी शादी करीब। तो जो पैसिव था उसने बड़ा गुस्से का इजहार किया और चिल्लाया और चिंगाड़ा और चीखा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते, मुझे नहीं छोड़ सकते। तो उस मुलजिम का बयान ये था कि इसने मुझे कहा कि आज आखिरी दफ़ा आके मेरे घर मुझसे मिलो। तो जब मैं इसके घर इससे मिलने गया तो इसने बहुत ज़्यादा वहशियाना तौर बिहेव जो है वो मेरे साथ किया, बड़ा वहशियाना रवैया इख्तियार किया, जैसे मुझे मारने के लिए ये मेरी तरफ लपका, मेरे कपड़े फाड़े, मुझे नोचने की कोशिश की कि तुम मेरे से अलग नहीं हो सकते और हम इस ताल्लुक़ को ख़त्म नहीं कर सकते। तो उस मुलजिम का यह बयान था पुलिस कस्टडी में कि इस लड़के ने चाकू पकड़कर मुझ पर वार करने की कोशिश की। जब मैंने अपना बचाव किया और मैंने फिर उसी चाकू से वार करके इसको कत्ल कर दिया। अगर मैं इसको ना मारता तो ये शायद मुझे शायद नहीं बल्कि यकीनी तौर पर ये मुझे कत्ल कर देता, क्योंकि उस वक्त जो इसकी कैफियत थी वो नाकाबिले बयान है, वो आपे से बाहर था, वो एक आम शख्स की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। यहाँ पर मैंने दोनों केसेस में ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि वो आम शख्स की तरह दोनों केसेस में बिहेवियर नहीं था। एक केस में कातिल का और दूसरे केस में मकतूल का। नॉर्मल बिहेवियर का ना होना इस बात की अक्कासी तो कम से कम करता है कि ये एक बीमारी है, नफ्सियाती बीमारी है, जिसको के प्रमोट करने की या आम करने की कोशिश मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ करके इस्तेमाल करके की जा रही है। इसको समझें कि ये गुनाह कबीरा इसीलिए डिक्लेयर किया गया है कि ये एक बीमारी है। जहनी तौर पे इंसान के नफ्स का उसके ज़मीर पर हावी हो जाना जो है, या शैतान का इंसान पर हावी हो जाना जो है, इसको आप किस तरह से प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं।
उस केस में भी मुलजिम गिरफ्तार हो गया। फिर एक और केस जिसमें लाहौर में भी पेश आया, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जान ये कहकर ले ली कि तुमने तीसरे लड़के के साथ दोस्ती क्यों की, फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया। खैर उसमें जो है वो किसी हद तक पुलिस का ये कहना है कि ये फैक्टर भी सामने आया, लेकिन दूसरा फैक्टर जो उसमें बड़ा था वो नशे का था। अब नशे से मना भी किया गया है कि नशे से इज्तनाब करना चाहिए, उससे परहेज करना चाहिए कि किसी बड़े हादसे का, वाक़े का, जुर्म का पेश खैमा साबित हो सकता है नशे का इस्तेमाल जो है। अब ये 3 वाक़यात हमने डिस्कस कर दिए। जो चौथा वाक़या है उसके वो भी उससे भी पहले का ये वाक़या है, वो भी खुद रिपोर्ट किया गया है लाहौर में और उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस भी हुई थी। उस वाक़े में एक शख्स ने चुन चुन कर हम जिन्स परस्तों का कत्ल किया, यानी वो एक सीरियल किलर था और उसने बाकायदा तौर पर रैकी की, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया कि हम जिन्स परस्तों को किस तरह से आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करके उनका कत्ल करें, अकेले, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन हम जिन्स परस्तों का शिकार या विक्टिम जो है वो रह चुका था, तो उसने अपना एग्रेशन जो है वो इस तरह से निकाला। इस केस को हम मजीद अपनी अगली एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज जितने भी हमने केसेस डिस्कस किए हैं ये फैक्ट्स हैं, ये लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं, इन पर FIR दर्ज हुई हैं, लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके केसेस की तफ्तीश के चालान मुकम्मल किए गए हैं, चालान अदालतों में जमा करवाए गए हैं और ये हक़ाइक़ पर मबनी वाक़यात हैं, सच्चे वाक़यात हैं जो कि लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। और ये उस वक़्त रिपोर्ट हुए हैं जब हमारा सोशल मीडिया और बहुत से ऐसे टूल्स जो हैं वो स्पेसिफिकली इस गुनाह को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और आप देखें कि इसके नताइज क्या हैं, नताइज किस तरह के सामने आ रहे हैं और मना क्यों किया गया, उसकी वजूहात भी इन वाक़यात को सामने रख के उनका बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मना करने की वजूहात क्यों थी, क्योंकि कौम लूत पर भी अजाब इसी गुनाह कबीरा के बायस आया, कबीरा की वजह से आया था। जहांगीर साहब, मैं लिटरली आपको सल्यूट करना चाहती हूँ कि आप जिस तरह से इन जहनी मरीज़ों के साथ आप बात करते हैं और उसके बाद फिर वापस आकर एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी हमारे मुआशरे में एक तो जुर्म है, किसी मुफाद के लिए आपने किसी को कत्ल किया, वो तो एक आम चीज़ है, लेकिन इस तरह के साइकोपैथ्स के साथ मिलना, उनसे बात करना, मैं हैरान हूँ कि हमजिन्स परस्ती एक अलग चीज़ थी, लेकिन आज जो गुफ्तगू है उससे साबित क्या हो रहा है कि ये ना सिर्फ हमजिन्स परस्ती बल्कि ये आपको एक जहनी इशू की तरफ भी लेकर जाती है कि आपका अपना नुकसान भी है। अगर कोई शख्स ये सोच रहा है कि वो सिर्फ हमजिन्स परस्ती की तरफ माइल हो रहा है तो उसका अंजाम यही है जो जहांगीर साहब ने आपके साथ शेयर किया है कि आप अपने साथ साथ किसी दूसरे शख्स को एक गुनाह में घुसते हुए अपनी जान से किस बेदर्दी से या हाथ धो बैठेंगे या आप अगले का कत्ल कर देंगे। इवेंचुअली यही है, मर्डर ही है और इसी पर ख़ात्मा होना है। खैर, नेक्स्ट स्टोरी मुझे बहुत यकीनन इंटरेस्ट मुझे भी हो रहा है, व्यूअर्स को भी हो रहा होगा कि अगली चौथी स्टोरी क्या है, उसमें क्या वाक़या पेश आया है। और ये वाक़या जिस तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, मेरी तमाम प्लेटफॉर्म्स को रिक्वेस्ट है कि मत इस गुनाह को, इस लानत को प्रमोट किया जाए और जो लोग इसमें माइल हैं वो प्लीज़ ये एपिसोड देखें और इससे समझें कि इसका अंजाम कहाँ तक जा रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए। जहांगीर साहब, आपका अगेन बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।